हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकली लीगल। आज की वीडियो में हम मुस्लिम लॉ के 3 टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। प्रीएम्पशन के बारे में, इनहेरिटेंस और विल के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं प्रीएम्पशन। तो प्रीएम्पशन को मुस्लिम लॉ में हक़ शूफ़ा बोला जाता है और प्रीएम्पशन एक आपका राइट होता है कोओनर या फिर नेबर का। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आप उसको बेचना चाहते हैं, तो उसको ख़रीदने का जो सबसे पहला राइट होगा वो आपके कोओनर का होगा, जो भी जिसकी भी कोओनरशिप है उस प्रॉपर्टी में, या फिर आपके नेबर का होगा। इनका जो है पहला राइट बनता है आपकी प्रॉपर्टी को ख़रीदने का। इसी को बोलते हैं राइट ऑफ प्रीएम्पशन। तो ये जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन है, ये कोओनर और नेबर का राइट होता है प्रॉपर्टी को ख़रीदने का किसी आउटसाइडर के अगेंस्ट। तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पर ही ये राइट होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि प्रीएम्पशन का राइट मूवेबल प्रॉपर्टी पर है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पर होता है। और इसका बेसिक जो पर्पस है वो ये है कि किसी तरीके की जो इनकन्वीनियंस ना हो किसी स्ट्रेंजर को की आने की वजह से उस एरिया में जहाँ पर वो प्रॉपर्टी बेची जा रही है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को लाया गया था, लेकिन ये आज के टाइम में इतना रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि प्रीएम्पशन को एक तरीके का रेस्ट्रिक्शन माना जाता है राइट टू प्रॉपर्टी पर, जो एक फंडामेंटल राइट भी है। बट स्टिल ये कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आप इसमें ये ध्यान रखेंगे किसका राइट होता है, कौन सी प्रॉपर्टी पर ये एग्जिस्ट करता है। देन उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन ये प्रीएम्पशन का राइट क्लेम कर सकता है। तो को शेयरर क्लेम कर सकते हैं। को शेयरर को शफ़ी शरीक भी बोलते हैं। को शेयरर का मतलब होता है जिसकी भी को ओनरशिप होगी प्रॉपर्टी के अंदर, वो उसका पहला राइट बनेगा प्रॉपर्टी को ख़रीदने का। देन उसके बाद आता है ओनर ऑफ एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी विथ शेयर्ड राइट, जिसको बोलते हैं शफ़ी खलीद। इसमें जो भी ऐसा पर्सन है जो भी शेयर्ड कोई भी राइट्स हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अगर वो है उसके, तो उसका राइट बनता है प्रॉपर्टी को परचेज़ करने का। जैसे कॉमन पाथवे यूज़ कर रहे हैं दो आपस में लोग, या फिर वाटर कोर्स यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें जो भी यूज़ कर रहे हैं कॉमन राइट, शेयर राइट से रिलेटेड, उसका राइट बनता है प्रॉपर्टी को परचेज़ करने का। और फिर थर्ड आता है आपके नेबर्स। नेबर्स को शफ़ी जार भी बोलते हैं। तो जो भी पड़ोसी होगा आपका, उसका राइट बनता है, उसका पहला राइट बनता है आपकी प्रॉपर्टी को ख़रीदने का, अगर आप उसको सेल करना चाहते हैं। और अगर इन तीनों में से कोई नहीं खरीदता है, देन उसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी सेल आउट कर सकते हैं। तो इसी प्रायोरिटी में है, जिस तरीके से ये लिखे हुए हैं उसी प्रायोरिटी में भी राइट बनते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप ये जो नेबर्स हैं या को शेयरर हैं, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी 50 लाख में बेचना चाहते हैं, तो अगर ये 40 लाख में भी अगर ख़रीदना चाहे तो ख़रीद सकते हैं। सेम ही अमाउंट पर आप खरीदेंगे, बट पहला राइट इनका बनेगा किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में। देन आता है आपका प्रोसेस टू क्लेम प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन को क्लेम कैसे किया जाए, तो सबसे पहले इसमें 3 स्टेजेस में ये क्लेम किया जाता है। सबसे पहले आती है तलब मुसीबत। इसमें आप जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका जो नेबर है वो प्रॉपर्टी को सेल करना चाह रहा है, तो आप एक डिक्लेरेशन देते हैं कि आप उस प्रॉपर्टी को परचेज़ करना चाहते हैं। देन उसके बाद आता है तलब इशाद, जिसमें आप यही डिक्लेरेशन कुछ विटनेसेस की प्रेजेंस में करेंगे। देन इसके बाद तब भी अगर आप उस प्रॉपर्टी को नहीं खरीद पाते हैं, तो एक थर्ड ऑप्शन आता है तलब तमलीक, जिसमें आप एक सिविल सूट फाइल कर सकते हैं कोर्ट में जा कर के। और इसका लिमिटेशन पीरियड आपको ध्यान रखना है, जो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कितने टाइम में रहे जो सूट ऑफ प्रीएम्पशन है वो पास फाइल किया जा सकता है। तो इसका लिमिटेशन पीरियड है 1 ईयर। जिस दिन नेबर जो है वो प्रॉपर्टी को अपनी बेचना चाहता है, उस दिन से लेकर के 1 साल तक आप सूट फाइल कर सकते हैं, ये अपना प्रीएम्पशन के राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए सिविल कोर्ट के अंदर। फिर इसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस लो भी आता है, गोविंद दयाल वर्सेस इनियातुल्ला 1885 का केस है। इसके अंदर यही हेल्ड हुआ था कि जो प्रीएम्पशन का राइट है, प्रीएम्पशन है ये एक लीगल राइट है मुस्लिम लॉ के अंदर, और मैरिली कस्टम नहीं है। तो इसमें जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन से रिलेटेड है, प्रीएम्पशन का जो टॉपिक है, उसमें बस आपको यही 3-4 चीज़ें याद रखनी है। यहीं से एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनता है। प्रीएम्पशन का मीनिंग, कौन क्लेम कर सकता है, क्या प्रोसेस है, और इसका बस एक ये केस लॉ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है वो है आपका इनहेरिटेंस। तो जो मुस्लिम लॉ में इनहेरिटेंस है, उसमें जो सबके शेयर्स हैं वो ऑलरेडी बताए हुए हैं। मतलब हिंदू लॉ की तरह नहीं है, जैसे हिंदू लॉ में कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे सबका शेयर आपको निकालना पड़ता है, बट यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है मुस्लिम लॉ के अंदर कि किसका कितना शेयर होगा। तो इसमें 3 कैटेगरीज बताई गई हैं। सबसे पहले शेयरर्स आते हैं,
जिनको सबसे मतलब 12 टोटल शेयरर्स हैं मुस्लिम लॉ के अंदर, जिसमें मेल में 4 हैं और फीमेल में आपके टोटल 8 हैं। देन उसके बाद अगर कोई भी शेयरर में से नहीं है, एक लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन शेयरर्स होंगे, अगर उनमें से कोई भी नहीं है देन उसके बाद जो अगर प्रॉपर्टी बचती है तो प्रॉपर्टी रेसिड्यूरीज़ को जाती है। तो टोटल 23 रेसिड्यूरीज़ की लिस्ट दी गई है। और अगर यहाँ पर भी रेसिड्यूरी भी कोई भी नहीं है तो लास्टली डिस्टेंट कैंडर्ड को प्रॉपर्टी चली जाती है। तो ये 3 आपको ये कैटेगरीज याद रखनी है। इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो यही है कि शेयरर्स में कितने शेयर्स हैं या फिर रेसिड्यूरीज़ में टोटल कितने हैं, और कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि किसका कितना शेयर होगा। तो यहाँ पे आप एक लिस्ट है शेयरर्स की, तो इसमें आप एक बार इसको देख सकते हैं। इतना बार बार तो क्वेश्चन नहीं बनता है यहाँ से, बट कभी कभी ये पूछ भी लेते हैं। तो एक बार आप देख लेना, जैसे हस्बैंड का अगर चाइल्ड नहीं है तो 1/2 शेयर है, अगर चाइल्ड है तो 1/4 है। वाइफ का जो शेयर है वो हाफ है हस्बैंड से, अगर चाइल्ड नहीं है तो 1/4, अगर चाइल्ड है तो 1/8। इसी तरीके से फादर मदर सन्स डॉटर फुल सिस्टर और ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये सारे के सारे जो हैं टोटल शेयरर की यहाँ पे लिस्ट है। इनके जो फिक्स्ड शेयर हैं मुस्लिम लॉ के अंडर। देन इसमें एक डॉक्ट्राइन आती है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल और डॉक्ट्राइन ऑफ रद्द। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ अल का मतलब होता है इंक्रीज़। इसमें ये वाली डॉक्ट्राइन तब अप्लाई होती है तो जैसे मुस्लिम लॉ में सबके शेयर्स डिवाइडेड हैं, तो प्रॉपर्टी जब डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी उनके शेयर्स के अकॉर्डिंग, तो जितनी प्रॉपर्टी थी भी नहीं उससे ज़्यादा की जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो अगर इस तरीके का केस आ जाता है, जब नंबर ऑफ़ पर्सन ज़्यादा होते हैं और प्रॉपर्टी कम होती है, तो उस केस में डॉक्ट्राइन ऑफ अल इंक्रीज़ लगाई जाती है। इसका मतलब है कि जो भी शेयर डिवाइड किए गए थे सब में, उनको प्रोपोर्शनली रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। और इसकी ही जो अपोजिट डॉक्ट्राइन होती है वो होती है डॉक्ट्राइन ऑफ रद्द या फिर रिटर्न। इसमें यह है कि प्रॉपर्टी ज़्यादा है और लोग कम हैं। इस सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है उनके शेयर्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी अगर प्रॉपर्टी बच जाती है तो तब क्या किया जाएगा, तो जो भी प्रॉपर्टी बची है उसको प्रोपोर्शनली जो भी शेयरर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है दोबारा से। तो ये दोनों डॉक्ट्राइंस हैं जो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग मुस्लिम लॉ में। तो इन दोनों डॉक्ट्राइंस को यूज़ किया जाता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इनहेरिटेंस से रिलेटेड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस यही इम्पॉर्टेंट बातें थी। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है वो आता है आपका विल, वसीयत, जिसको मुस्लिम लॉ में वसीयत बोलते हैं। तो विल का मतलब है टेस्टामेंट्री, अगर डिस्पोज करना चाहता है कोई प्रॉपर्टी, एक विल में वो लिख करके जा सकता है अपनी प्रॉपर्टी कि किसी के उसके जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो जो मुस्लिम लॉ में पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को विल के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। केवल 1/3 प्रॉपर्टी ही आप अपनी विल के थ्रू दे सकते हैं। अगर 1/3 के अगर बियॉन्ड आप जाना चाहते हैं तो जो लीगल एयर्स हैं उसकी जो है कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें एक तो क्वेश्चन यही बनता है कि कितनी प्रॉपर्टी जो है विल के थ्रू दी जा सकती है। तो आपको याद रखना है 1/3 प्रॉपर्टी, और अगर इसके ज़्यादा देना चाहते हैं तो लीगल एयर्स की कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है। फिर इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है अबेटमेंट ऑफ लेगेसीज। इसका मतलब है कि अगर आपने अपनी विल में लिख दिया है, मतलब 1/3 से ज़्यादा अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को विल के थ्रू ट्रांसफ़र कर दिया है और उसके बाद आपके जो लीगल ईयर्स है वो कंसेंट नहीं देते हैं, तो उसमें अबेटमेंट ऑफ लीगेसीज लगती है। मतलब 1/3 प्रॉपर्टी तक तो वो वैलिड रहती है, उसके अलावा जो है वो वापस हो जाती है प्रॉपर्टी। अब जो लीगल आयर्स हैं उनमें ही वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो इसमें यह है कि जो सुन्नी लॉ में जो अबेटमेंट है वो प्रोपोर्शनली रखता है, और जो शिया लॉ है उसमें प्रेफरेंस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। इसका मतलब ये है कि जैसे कि सपोज़ विल बनाई किसी ने और विल में उसने 4 नाम लिखे, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे, इस तरीके से नाम लिखे, और जो 1/3 प्रॉपर्टी ताकि अब वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है क्योंकि लीगल आयर्स ने कंसेंट नहीं दी थी। तो सपोज़ 1/3 प्रॉपर्टी जो है हमको 1/3 प्रॉपर्टी में उसको लाना है, जो भी वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट की गई है वो ट्रांसफ़र की गई है। जितने भी विल के अंदर नाम लिखे हुए थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर पे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को प्रोपोर्शनली कम कर दिया जाएगा। तो सुन्नी लॉ में प्रोपोर्शनली कम किया जाता है। बट अगर शिया लॉ में होगा तो क्या होगा, तो उसमें देखा जाएगा जितनी 1/3 प्रॉपर्टी तक बन रहा होगा, जैसे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को अगर हम इंक्लूड करें, सिर्फ वहीं तक ही जो लास्ट थर्ड है वहाँ तक 1/3 प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, तो फोर्थ वाले को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो जिस प्रेफरेंस में नाम लिखे होंगे उसके हिसाब से प्रॉपर्टी को विल के अंदर इंक्लूड, मतलब उसको प्रॉपर्टी दे दी जाती है। बाकी की सारी प्रॉपर्टी अबेटमेंट ऑफ लेगेसीज की डॉक्ट्राइन के थ्रू
वापस हो जाती है, लीगल ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब इसके बाद ये है कि अगर एक्सीड हो जाती है लिमिट 1/3 से ज़्यादा और लीगल ईयर्स जो हैं वो कंसेंट नहीं देते हैं, तो फिर वही जैसा हमने अभी पढ़ा, वॉइड हो जाती है बाकी की। और एक इसमें ये भी पूछ लेते हैं कि अगर चाइल्ड का अभी जन्म नहीं हुआ है, उसके फेवर में विल बना दी गई है, तो वो कब तक वैलिड रहती है, वो वैलिड होती है या नहीं। तो सुन्नी में वो वैलिड रहेगी अगर उस चाइल्ड का जो बर्थ है वो 6 महीने के अंदर अंदर हो जाता है। आज विल बनी और 6 महीने के बाद जो चाइल्ड है उसका बर्थ हो जाता है। और अगर शिया में है तो चाइल्ड का अगर बर्थ 10 महीने के अंदर भी होता है तो भी वो वैलिड माना जाता है। तो विल से रिलेटेड बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम के, जो आपके एग्ज़ाम में बनते हैं जहाँ से क्वेश्चन। बाकी एक और कॉन्सेप्ट बचता है अब मुस्लिम लॉ में आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।